अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रामेश और वालेकुम अस्सलाम इरज। So today we have some new faces as well. Like we have Iraj Nadeem. Iraj, is this your first class, beta? Yes, miss, it's my first time. Okay, Iraj Nadeem है हमारे साथ सबीर नासिर आबदी भी मौजूद हैं। हेलो सबीर। सबीर, आप मुझे सुन सकते हैं? Am I audible to you? जी सुन सकता हूँ। Okay. So the another new participant we have is Sayyid Jafri. Jafri, we have already discussed something yesterday, na? I remember आपने मैसेज किया था शायद. Okay, सही. So we have almost how many participants we have today? We have 11 participants right now in the class. ठीक है जी. Okay guys, welcome to you all on board. और जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आज फर्स्ट क्लास है और उनको मैं ये बता दूं कि फ्रॉम 9th अगस्त ऑनवर्ड्स जो है वी स्टार्टेड आवर सेशन और 9th अगस्त से ऑनवर्ड्स जो है हमने अपनी ओरिएंटेशन क्लास भी ली है, इंट्रोडक्शन भी लिया है और कुछ इनिशियल टॉपिक्स भी हैं जो हम कवर कर चुके हैं। और अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं जो मैंने कल ये बात कही थी कि सैटरडे को मैं एक बैकअप क्लास रखूंगी, सॉरी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी और उस एक्स्ट्रा क्लास में जो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू एडमिट स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज जरूर आए। मैं अपना आईडी पासवर्ड आपसे शेयर करूंगी और आप लोग प्लीज जरूर अटेंड कीजिएगा वो क्लास, ताकि आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने मिस कर दिए हैं एटलीस्ट वो आप गेन कर लें, आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं वो टॉपिक तमाम प्रीवियस टॉपिक्स को मीट करते हैं, लिंक करते हैं। तो अगर आप आने वाले टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका प्रीवियस लेक्चर एटलीस्ट आपने पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो। ठीक है, तो सैटरडे को टाइमिंग्स आपसे ज़रूर शेयर हो जाएंगी ग्रुप पे। फ्राइडे को मैं आपसे टाइमिंग्स शेयर कर लूंगी कि जी क्या टाइमिंग्स है सैटरडे की क्लास की, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास मिस ना करें, क्योंकि उसमें डे 1 से लेके कल तक का जो कुछ हमने किया है वो सब मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगी। तो जो बच्चे जो ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं पहले से, अगर वो भी लेना चाहते हैं क्लास तो इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप लोग दोबारा से क्लास लेना चाहते हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कल आपसे कहा था कि हम टेक्स्ट बुक को जरा एक नज़र देखेंगे। टेक्स्ट बुक आपको पता होनी चाहिए कि आपकी टेक्स्ट बुक कौन सी है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। दो नाम मैं आप लोगों को पहले ही सजेस्ट कर चुकी हूँ। वन इज फॉर योर टेक्स्ट बुक बाय द नेम ऑफ मैरी जॉन्स। ठीक है, मैरी जॉन्स आपकी टेक्स्ट बुक है जिसका 5th एडिशन आपने लेना है। 4th एडिशन जो है मेरे पास सभी सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, आपने इसका 5th एडिशन लेना है। 5th एडिशन मतलब लेटेस्ट, इसके अंदर सारी नॉलेज है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके पास 5th एडिशन हो। ईजिली अवेलेबल है आपके बुक स्टोर्स पर। और इसके अलावा आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए बाय द नेम ऑफ सॉपर, SOPER, सॉपर। ठीक है, और ये सॉपर वो बच्चे रखते हैं जिनको अपनी टेक्स्ट बुक के बाद कुछ एडिशनल पढ़ना होता है, अच्छे ग्रेड्स लेने होते हैं, कुछ डिटेल नॉलेज लेनी होती है, तो सॉपर उन बच्चों के पास होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक ऑफ योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट, क्योंकि जो टॉपिक हम कर चुके हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा कि वो लोग भी जो हैं वो देख लें, समझ लें कि जी ये टॉपिक आप जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक ही चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे पास सॉफ्ट में 4th एडिशन है, या आपकी मैरी जॉन्स की टेक्स्ट बुक है और ब्लू कलर में होगी, या आपकी 5th एडिशन होगी मैरी जॉन्स। इसमें सबसे पहले तो आप इसके कंटेंट पे आ जाइए, इसके कंटेंट पे आ जाइए। अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा इसको जूम करूंगी मैं। फर्स्ट चैप्टर पे हैं हम लोग, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है जिसपे हैं, और हम जो टॉपिक कर चुके हैं दिस इज वाई सेल्स एंड व्हाट आर सेल्स। और इसके अलावा एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव फीचर इन कॉमन
एंड इसके साथ साथ हमने कुछ प्रोकैरियोट्स भी किए थे, क्योंकि अगर हम एनिमल एंड प्लांट सेल की बात करें तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। वन इज यूकैरियोट्स एंड वन इज प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, जो हम डिटेल में कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक ये वाला टॉपिक होगा, दिस वन, द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। जो एनिमल एंड प्लांट सेल के जो फीचर्स कॉमन है वो हमारा एक डिटेल टॉपिक है, जिसे हम लेटर ऑनवर्ड्स करेंगे, जिसके अंदर हम तमाम ऑर्गेनल्स के पार्ट्स को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। तमाम एनिमल सेल और प्लांट सेल के जितने भी पार्ट्स हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, उनके तमाम ऑर्गेनल्स, तमाम फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं सेल्स, और सेल से रिलेटेड थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिटेल, और साथ ही साथ हमने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर लिया है कंप्लीट। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। डिफरेंसेस क्या होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनसाइड ऑफ योर चैप्टर दिखा दूं जरा कि सेल के चैप्टर में है क्या क्या हमारे पास। टेक्स्ट बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपकी जितने दिन भी क्लासेस होंगी कोशिश कीजिएगा आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक हो, ताकि आप एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका लेक्चर आपके टेक्स्ट बुक के कंटेंट को कितना मीट कर रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। और इसमें जो हम कर चुके हैं टॉपिक वो है What are cells and why the cells are present in the body। ठीक है, कि सेल्स क्या होते हैं और सेल्स जो है वो क्यों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद मैंने सेल बायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी का टॉपिक इंटेंशनली जो है वो अभी स्किप किया है, कि पहले हम प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल एंड प्लांट सेल ये सारी डिटेल कर लें, फिर उसके बाद हम लास्ट में जो है वो माइक्रोस्कोपी का टॉपिक करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल है इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, ये सारी डिटेल है हमारे पास माइक्रोस्कोपी के टॉपिक में। फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए फिजिकली इंटरेक्ट करना। उसके बाद फिर है हमारे पास एनिमल एंड प्लांट सेल है फीचर्स इन कॉमन। ये टॉपिक हम इस टॉपिक के बाद करेंगे जो कि आज हम करने जा रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो अब तक हम लोगों ने what are cells, why the cell are being important for a living organism, and the type of organisms, like 2 types of organisms we have. One is called as eukaryotes, eukaryotic organism. Another one is called as prokaryotes or prokaryotic organism. और prokaryotic organism की सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक, द टाइप्स ऑफ सेल। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। और एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, किन पार्ट्स की बुनियाद पे, किन चीजों की बुनियाद पे हम एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक है आज का हमारा। स्लाइड अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, देख लीजिए। ये है हमारी डिफरेंसेस, डिफरेंट डिफरेंसेस हैं हमारे। उसके बाद फिर हम डिटेल में माइक्रोस्कोपी है ये, जो कि हम लास्ट में करेंगे। और इसके बाद फिर जो टॉपिक हम डिफरेंसेस के बाद स्टार्ट करने जाएंगे वो टॉपिक होगा हमारा दिस वन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। कंप्लीट डिटेल करेंगे एक एक पार्ट ऑफ एनिमल सेल की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक मैग्निफाइड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, लाइक न्यूक्लियस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सारी डिटेल पार्ट्स हैं एनिमल सेल की, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, इसका एक लुक दिखाया है कि जी ये है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, यकीनन ये इनको हेल्प होगी कि वो समझ लें कि किस तरह की टेक्स्ट बुक है और किस तरह से चैप्टर के कंटेंट मौजूद हैं। और जिन्होंने टेक्स्ट बुक परचेज कर ली है, दैट्स गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाली है। आ जाइए अपनी स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में, अच्छा ये है सॉपर की इमेज, देख लीजिए आप। ठीक है, ये है आपकी वो रेफरेंस बुक सॉपर जिसकी मैं बात कर रही थी।
और ये रेफरेंस बुक आप पायरेटेड ही लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा इसकी, ओरिजिनल इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आप इसकी कॉपी लीजिएगा और ले लीजिएगा अब, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह ताला हमारे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हैं। हमने प्रीवियस स्टूडेंट्स को सब कुछ मालूम है, हमने ये स्लाइड की थी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एक नजर दिखाने के लिए, दिस इज द चैप्टर आउटलाइन कि सेल्स क्या होते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव फीचर्स इन कॉमन, डिफरेंसेस इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बेटा अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि सेल तो टाइप्स हमने कर ली कि जो एनिमल एंड प्लांट सेल है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की भी टाइप्स होती हैं, वन इज यूकैरियोट एंड वन इज प्रोकैरियोट। ये भी हम डिटेल कर चुके हैं रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल की ये स्लाइड हम कर चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स। सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है लाइफ का, डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अगेन द डिफरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स किया था, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, वन इज प्रोकैरियोट एंड वन इज यूकैरियोट। इसकी बात कर रही थी मैं कि दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which is also called as unicellular organism, its example is bacteria। ये डिटेल हम कर चुके हैं बेटा, ठीक है, ये डिटेल हम कर चुके हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तमाम स्ट्रक्चर और फंक्शन हम कर चुके हैं इसका, इसके कौन कौन से लेबल पार्ट्स होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। होपफुली जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा। ये तमाम स्लाइड्स सिर्फ आपको एक नजर दिखाने के लिए आपसे ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी ये स्लाइड्स, बस थोड़ा सा इंतजार, जरा सा टॉपिक एंड हो जाए हमारा, उसके बाद हम ग्रुप पे इसको शेयर करेंगे, ठीक है। दीज ऑल द स्लाइड्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये यहाँ तक हम कर चुके हैं कल की लास्ट क्लास में। आई थिंक यस, यहाँ तक हम कर चुके हैं कल की लास्ट क्लास में। और आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडे, दैट इज प्लांट एंड एनिमल सेल एंड इट्स डिफरेंसेस, ठीक है। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्लांट एंड एनिमल सेल एंड इट्स डिफरेंसेस। सबसे पहली बात तो ये कि एज वी ऑलरेडी नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। और एनिमल एंड प्लांट सेल में स्टूडेंट्स बहुत से स्ट्रक्चर और फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल के जो कि कॉमन होते हैं एक दूसरे में, जैसे कि आप बात कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ये भी एक कॉमन फीचर है। फिर आपके पास साइटोप्लाज्म, अगेन एक कॉमन फीचर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद है जनाब न्यूक्लियस, कॉमन फीचर है, दोनों में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, दीज आर the parts of animal and plant cell which are common actually, ठीक है। ये तमाम वो parts हैं जो कि common है, लेकिन कुछ ऐसे parts भी होते हैं animal and plant cell के अंदर जो कि डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस होता है एनिमल एंड प्लांट सेल में, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। वो जो पहला डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है जनाब, सेंट्रियोल कहलाता है। किस किस को सेंट्रियोल के बारे में अब से पहले पता है ओ लेवल्स में, अगर आप लोग पढ़ के आए तो सेंट्रियोल के बारे में मालूम है आपको, व्हाट आर सेंट्रियोल्स? किसी स्टूडेंट को मालूम है कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? Yes, anybody else? किसी को मालूम है सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बेटा? ओ लेवल्स में पढ़ा है किसी ने? 13 पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास, कोई भी जवाब दे सकता है। यस मिस पढ़ा था। क्या पढ़ा बेटा सेंट्रियोल के बारे में? इज दिस रयान? मिस थोड़ा बहुत, यस मिस थोड़ा बहुत पढ़ा था, मिस याद नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, सबसे अहम चीज तो ये याद रखना कि एनिमल एंड प्लांट सेल की जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में दो टाइप की डिवीजन आती है। वन इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन एंड वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, जब सेल मल्टीप्लाई करते हैं, सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। और
सेल भी डिवाइड होता है, दोनों चीजें डिवाइड होती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि चाहे न्यूक्लियर डिवीजन हो या चाहे सेल डिवीजन हो, एनिमल या प्लांट सेल की, ऑफ कोर्स दे डिपेंड अपॉन सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल, वो किसी ना किसी स्पेशल ऑर्गेनल पे डिपेंड करते हैं लाजमी, ताकि पता चल सके कि इट्स ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया कि आपको नहीं मालूम, दैट्स वाई मैं ये डिटेल आपको दे रही हूँ कि जब एनिमल और प्लांट सेल रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनको किसी ना किसी खास ऑर्गेनल की, ऑर्गेनल कहते हैं पार्ट ऑफ सेल लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो है पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स को बायोलॉजिकल कीवर्ड में ऑर्गेनल कहा जाता है, ठीक है। तो किसी ना किसी स्पेशल ऑर्गेनल पे डिपेंड करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिसकी वजह से ये सेल रिप्रोड्यूस होते हैं या ये सेल डिवाइड होते हैं। एनिमल सेल का जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि एनिमल सेल डू कंटेन सेंट्रियोल व्हाइल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल। अब मजे की बात सोचो, सेंट्रियोल मैंने कहा कि प्लांट या एनिमल सेल की डिवीजन में काम करता है, उसकी रिप्रोडक्शन में काम करता है, उसके सेल डिवीजन में काम करता है। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल है लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या प्लांट सेल डिवाइड नहीं होता, क्या प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होती, यस और नो? प्लांट सेल में सेल डिवीजन होती है, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। यस मिस होती है। बिल्कुल होती है। प्लांट सेल के अंदर कोई भी लिविंग सेल जब डिवाइड होता है तभी वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी ग्रो और डेवलप करती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सेल डिवीजन पे ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। अब लिखा हुआ तो यहाँ पे ये है कि प्लांट सेल डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल, इट मींस के सेल, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल है, प्लांट सेल के अंदर नहीं है। तो क्या प्लांट सेल सेंट्रियोल के बगैर डिवाइड होगा? यस, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, प्लांट सेल सेंट्रियोल के बगैर डिवाइड होगा, लेकिन उसके लिए कुछ अलग एक डिफरेंट सा मैकेनिज्म होगा जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट सेल में, लाइक पेक्टिन, PECTIN, पेक्टिन, जो कि हेल्प करता है प्लांट सेल की सेल प्लेट बनाने में या उसकी सेल वॉल की डिवीजन करने में। तो सेंट्रियोल इज द टर्निंग और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं और एनिमल सेल को डिवाइड करते हैं, सेल की रिप्रोडक्शन में काम करते हैं ताकि मल्टीप्लाई हो सके, एक एनिमल सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज होती जाए, सो दैट इंक्रीज नंबर ऑफ एनिमल सेल कैन बी ऑब्टेन। तो पहला डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का बेटा क्या है? सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं। सेंट्रियोल हेल्पफुल होते हैं एनिमल सेल की सेल डिवीजन करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए, ताकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो सके एनिमल सेल्स के, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स एनिमल के अंदर इंक्रीज होंगे उतना एनिमल्स की बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, डेवलप होगी। जबकि प्लांट सेल के अंदर हाउएवर सेंट्रियोल नहीं होते, लेकिन एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि प्लांट सेल में भी सेल डिवीजन होती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से होती है। आप यूं समझ लें कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट सेल के अंदर जिनको पेक्टिन भी कहा जाता है, और कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जो कि आप आगे चल के सेल डिवीजन का जो टॉपिक है आपका, न्यूक्लियर डिवीजन का आपके पास ए लेवल्स के अंदर जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे कि प्लांट सेल की डिवीजन जो है वो किस किस तरह से होती है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल। अब अगर सेंट्रियोल की इतनी हम बात कर रहे हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की अपीयरेंस क्या होती है। ये देखें, दिस इज द एनिमल सेल, अगर आपको स्लाइड क्लियर हो, एनिमल सेल है ये आपके पास, एंड जस्ट बिसाइड्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ आपको पेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ट्यूब्यूलर पेयर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर पेयर स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है, और इस पेयर स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल कहा जाता है। दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म, ये हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। एक जो पेयर होता है, पेयर का जो वन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज
द पेरेंट सेंट्रियोल या मदर सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, और जो नेक्स्ट वन होता है दिस इज कॉल्ड एज डॉटर सेंट्रियोल। यानी कि जब सेंट्रियोल एनिमल सेल को यहां से डिवाइड करेंगे टू मेक अनदर नंबर ऑफ एनिमल सेल्स, तो ये सेंट्रियोल पेयर की शक्ल में होंगे, तो दे विल एक्चुअली हेल्प अ लॉट द एनिमल सेल टू इन्वेजिनेट द सेल साइटोप्लाज्म। ये सेंट्रियोल जब पेयर की शक्ल में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, तो मदर सेंट्रियोल यानी कि पेरेंट सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल हेल्प करते हैं एनिमल सेल को कि एक एनिमल सेल से दो एनिमल सेल में डिवीजन हो सके, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह से नंबर ऑफ एनिमल सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते चले जाएं। तो अपीयरेंस जो होती है सेंट्रियोल की वो बिल्कुल ट्यूब्यूलर शेप की होती है, ट्यूब्यूलर लाइक होती है, और पेयर में इसलिए होते हैं ताकि एक पेयर जो है वो एक पोल, एक ऑपोजिट पोल ऑफ एनिमल सेल में चला जाए, दूसरा पोल दूसरे ऑपोजिट पोल ऑफ एनिमल सेल में चला जाए, ताकि वो सेल की डिवीजन में हेल्प करें। लेकिन इसको मजीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर आपके होगा जो आपका न्यूक्लियर डिवीजन का टॉपिक है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको ट्यूब्यूलर फॉर्म, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा सेंट्रियोल का। इसमें मेंशन भी हुआ है कि सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल की सेल डिवीजन स्लाइटली डिफरेंट होती है विद द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल, बिकॉज इट डज नॉट हैव सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, एनिमल सेल में है। सेंट्रियोल का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज फॉर एनिमल सेल टू रिप्रोड्यूस। ये एनिमल सेल की सेल डिवीजन करने में या रिप्रोडक्शन, एक ही बात है, आप सेल डिवीजन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये एनिमल सेल की सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और ये किस तरह की अपीयरेंस होती है? ट्यूब्यूलर शेप अपीयरेंस होती है, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, मजे की बात है कि जब अभी हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पढ़ेंगे डिटेल में उसके एक एक पार्ट को, तो वहां पे सेंट्रियोल की भी डिटेल हमें मिलेगी। वहां आपको ये पता चलेगा कि ये जो सेंट्रियोल हैं, इफ इट इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्यों कहलाते हैं? कितने नंबर के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि क्या नंबर्स होते हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल के जिसमें ये बंच की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, और इनका स्पेसिफिक फंक्शन रिप्रोडक्शन के साथ साथ और क्या होता है। यहाँ तक के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस कर रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो पहली चीज जो हम कर रहे हैं दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। सेंट्रियोल का बेसिक काम होता है सेल डिवीजन करना, सेल की रिप्रोडक्शन करना। कौन से सेल की? एनिमल सेल की। अपीयरेंस कैसी होती है? ट्यूब्यूलर शेप होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहलाते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। और इनकी जो फॉर्म होती है वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं अपॉन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मिस। ओके, बिल्कुल सही है जाफरी, miss. बिल्कुल सही है जाफरी, आपका क्वेश्चन मैंने अभी देखा, आपको आंसर दे दूं। सही है, जाफरी इज आस्किंग अबाउट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मदर एंड द डॉटर पेयर? ऑफ कोर्स, सही है जाफरी, बिल्कुल डिफरेंस होता है पेरेंट सेंट्रियोल का और डॉटर सेंट्रियोल का, बिल्कुल डिफरेंस होता है। और पेरेंट सेंट्रियोल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू ओरिजिनेट सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर, और वो ही बेसिकली हेल्प करते हैं एनिमल सेल की फर्दर मोर सेल डिवीजन में। तो बिल्कुल फर्क होता है, ये दोनों अलग अलग पोल में जाते हैं, एनिमल सेल के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे इलेबोरेट करूंगी तो हम सिर्फ सेंट्रियोल पे स्टिक कर जाएंगे, बाकी टॉपिक हमारा मिस हो जाएगा। परेशान नहीं होइए, सेंट्रियोल हम बिल्कुल करेंगे जब हम अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल कर रहे होंगे, तो उसमें सेंट्रियोल की पूरी एक डिटेल मौजूद है, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डन कर लिया, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज पे अटेंशन, हमने यहाँ पे डन कर लिया सेंट्रियोल जो कि पहला डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब आइए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है यकीनन। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
लाइक सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब समझे तुम लोग कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, लेकिन एक सब्सटेंस होता है पैक्टिन जो कि प्लांट सेल की सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो वो पैक्टिन प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक पार्ट है। मैं यहाँ पे पॉइंटर अपना हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखिएगा, दिस पैक्टिन इज द स्पेशल सब्सटेंस, इट इज एन स्पेसिफिक पार्ट एक्चुअली दैट इज हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल वॉल। क्योंकि सेंट्रियोल के बाद जो दूसरा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, जो दूसरा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल किस सेल में होती है? प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है बेटा, सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। अब सेल वॉल है, जाहिर बात है बहुत सारी डिटेल तुम लोग सेल वॉल की ओ लेवल्स में करके भी आ चुके हो, बिल्कुल तुम लोगों को मालूम होगा यकीनन कि सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज फाइबर की बनी होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है कि सेल वॉल जो है इसका काम ये होता है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ प्लांट सेल, ये शेप मेंटेन करती है प्लांट सेल की। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, ताकि प्लांट सेल जो है वो एक्सेसिवली बर्स्ट ना हो या फिर प्लाज्मोलाइज ना हो, श्रिंक ना हो। तो इन दोनों कंडीशन में जिसमें सेल का शेप बिगड़ जाता है, डैमेज हो जाता है, लाइक बर्स्ट अगर होगा तो ऑफ कोर्स एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, और अगर श्रिंक होगा तो नैरोइंग हो जाएगी सेल साइटोप्लाज्म की। तो इन दोनों कंडीशन से यूजुअली प्रिवेंट करता है सेल वॉल, जो कि किसका बना हुआ होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। क्या किसी को याद है किस ब्रांच से बिलोंग करता है सेल्यूलोज फाइबर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की किस ब्रांच से बिलोंग करता है सेल्यूलोज फाइबर? इफ इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट की ब्रांचेस तुम लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आए हुए हो, किस ब्रांच से बिलोंग करता है? मेरे ख्याल में आप सबके जो है वो माइक का इशू है, मैं चाहूंगी कि आप लोग माइक अनम्यूट करके आंसर करो बेटा, क्योंकि दिस इज द ओनली मीडियम थ्रू वी कैन कम्युनिकेट ना। ये सिर्फ एक मीडियम है, हमारा स्क्रीन, हमारा माइक एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा आप माइक अनम्यूट करके जवाब दें। बिल्कुल एरज, योर आंसर इज राइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ब्रांच है पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल होती है सेल्यूलोज। तो सेल वॉल दो चीजों से मिलके बनी है। प्रीवियस नॉलेज थी हमारी सेल्यूलोज फाइबर, और अपडेटेड नॉलेज है हमारी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये दोनों समझ लीजिए स्ट्रेंथन मटेरियल होते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये सेल वॉल को ना सिर्फ ये कि सिंथेसाइज करता है, बल्कि सेल वॉल की स्ट्रेंथ को भी जो है वो मेंटेन करता है, ताकि प्लांट सेल की शेप मेंटेन हो सके और प्लांट सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। अब सेल वॉल की अगर हम नेचर की बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन है जाहिर है, लेकिन ये कैसी मेम्ब्रेन है? फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। फुली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, इसमें से कोई भी सब्सटेंस रुकता नहीं है। लाइक अगर हम प्लांट सेल के अब्जॉर्प्शन की बात करें या रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करें, तो आप वाटर ले लें, आप मिनरल आयंस ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, आप ग्लूकोज यानी शुगर ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें, स्मॉल साइज या लार्ज साइज, तमाम किस्म के सब्सटेंसेस इजीली सेल वॉल को क्रॉस करते हैं और प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि दे विल आल्सो क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इट इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेशक सेल वॉल ने तमाम सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब कर लिया, अलाउ कर दिया टू एंटर थ्रू इट, लेकिन आगे जाके वो सब्सटेंसेस कहाँ रुक जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। सेल वॉल के अंदर अगर हम आ जाए टिपिकल सेल वॉल की शेप पे, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, नो केमिकल रिएक्शन अकर इन इट बिकॉज इट इज डेड इन नेचर। ठीक है, सीधी सी बात है, सेल वॉल एक पैसेज है, एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट required substances which is required by the plant cell
तो जाहिर बात है कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे यूज हो रही है उसमें इंटरनली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो जिस एरिया में, जिस पार्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज द, और दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज द लिविंग पार्ट। उसको आप लिविंग पार्ट के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे, ऑल दो प्लांट सेल इज अ लिविंग सेल, लेकिन इसके पार्ट्स हैं, जैसे सेल वॉल एक इसका स्पेसिफिक पार्ट है, इसकी आउटर बाउंड्री है। तो सेल वॉल एक्ट एज अ पैसेज, इट एक्ट एज अ मीडियम जिसके थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जाहिर है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, इसमें कोई और केमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, कोई चीज सिंथेसाइज नहीं होती, कोई चीज ब्रेक डाउन नहीं होती। क्योंकि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो वी शुड नो कि दो चीजों की बात हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में, कोई सब्सटेंस या तो सिंथेसाइज हो रहा है या कोई सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सेल वॉल में ना कोई चीज बनती है ना कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, ये सिर्फ एक पैसेज है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेड इन नेचर, नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ओके जनाब, दूसरा क्या काम होता है यहाँ पे? It gives definite shape to the cell and prevent it from bursting when water enters by osmosis, or you can called as endoosmosis. इस बात को सिर्फ थोड़ा सा elaborate करूंगी मैं कि डेफिनेट शेप तो हम जानते ही हैं कि सेल वॉल चूंकि स्ट्रेंथन मटेरियल है तो ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट और एक रिजिड शेप देता है ताकि प्लांट सेल अपनी शेप को भी मेंटेन कर सके। साथ ही साथ सेल वॉल हेल्पफुल होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, प्लांट सेल को सपोर्ट भी कर रहा होता है ताकि प्लांट सेल अपनी केमिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सके। लेकिन जाहिर बात है प्लांट सेल की बात हो रही है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात हम छोड़ ही नहीं सकते, स्किप ही नहीं कर सकते। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट के अंदर इन अ रिक्वायर्ड अमाउंट तो इट्स ओके, नो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही वाटर एंटर होगा प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल में जो कि टेम्पररी स्टोरेज करता है वाटर की, मिनरल आयन की, सॉल्ट्स की, शुगर की। तो वहां पे जाके वाटर जो है वो टेम्पररी स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर एंटर हो रहा है प्लांट सेल के अंदर और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक प्रोसेस कॉज करती है जिसको टर्जिडिटी कहा जाता है। यकीनन आप लोग लास्ट अपने ग्रेड में पढ़ के आए होंगे कि टर्जिडिटी जो होती है दैट इज द प्रोसेस व्हिच शोज द स्वेलिंग ऑफ सेल वैक्यूल ड्यू टू एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। और यही टर्जिडिटी एक टर्जर प्रेशर अप्लाई करती है अपॉन द सेल वॉल। तो चाहे प्लांट कम एंटर हो रहा हो, चाहे वाटर कम एंटर हो रहा हो, कम क्वांटिटी में एंटर हो रहा हो प्लांट सेल के अंदर या ज्यादा क्वांटिटी में एंटर हो रहा हो प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल जो है वो एक्सटर्नली इतनी स्ट्रेंथन होती है कि वो उस इंटरनल कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देती। अगर इंटरनल कंडीशन एक्सेस वाटर की है तो इट्स ओके, वैक्यूल स्वेल कर जाएंगे, टर्जिडिटी हो जाएगी, लेकिन सेल वॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है प्लांट सेल की, लॉस ऑफ वाटर होने लगता है प्लांट सेल से, जिसकी वजह से सेल वैक्यूल, सेल साइटोप्लाज्म दोनों श्रिंक हो जाते हैं, जिसको प्लाज्मोलिसिस भी कहा जाता है। तो इसके बावजूद प्लाज्मोलिसिस इंटरनल होगा, ये जो श्रिंकेज होगी ये इंटरनल होगी प्लांट सेल के अंदर, इसका एक्सटर्नल सेल वॉल की शेप से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सेल वॉल इन एनी टर्म्स, इन एनी कंडीशन प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करती है, चाहे एक्सेस वाटर इनटेक हो रहा हो या फिर वाटर लॉस हो रहा हो प्लांट सेल से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर? यहाँ तक आपको समझ आया बेटा? ओके Yes. Yes, अब miss. एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ इस स्लाइड के अंदर आपके लिए तकरीबन तमाम चीजें आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ही है जो आप पढ़ के आए हुए, एक्सेप्ट ऑफ वन वर्ड विच इज कॉल्ड एज पेक्टिन। ये पेक्टिन आपके लिए एक नया वर्ड है, एक नई चीज है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने नहीं पढ़ा होता। तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी पेक्टिन को। Pectin is a group of water-soluble carbohydrate substances that are found in the cell wall and intercellular tissues of certain plants. It helps keep the wall of adjacent cells joined together.
जरा मुश्किल लग रहा होगा ना ये कि क्या लिखा हुआ है, पता नहीं सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, किस तरह से प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और ये एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से ज्वाइन करने में, उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम देख लेते हैं इसकी शेप। देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल कहां से कहां तक है, देखो बेटा, टॉप टिल बॉटम, टॉप टिल बॉटम, ये आपकी एक सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल का इंटरनल फीचर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्योंकि सेल वॉल भी अभी आप जब आप आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी सेल वॉल की भी जो है वो 2 से 3 लेयर होती हैं, जिसको इनर लैमिला, मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल भी कहा जाता है। तो हम अभी उस डिटेल को टच नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि दिस इज द टॉप टिल बॉटम आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल अभी हमने कहा कि 2 चीजों से मिलकर बनी है। 2 कौन सी चीजें प्रोमिनेंट हमें नजर आ रही है, एक ये ब्लू से कलर में हमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और एक ये पर्पल कलर की हमें थ्रेड्स नजर आ रही है, ठीक है। तो बेटा समझो कि सेल वॉल बनता किससे है, इस सेल्यूलोज फाइबर से, जो कि तुम पहले भी पढ़ के आ रहे हो कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। चूंकि फाइबर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का, जो कि टॉप टिल बॉटम सेल वॉल के अंदर न्यूमरस नंबर में मौजूद है। लेकिन इस सेल्यूलोज फाइबर को आपस में जो एडजॉइन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, वो किसने किया हुआ है, पैक्टिन ने। किसने किया हुआ है, पैक्टिन ने, ठीक है। तो सेल वॉल 2 चीजों से मिलके बना है, एक है सेल्यूलोज फाइबर जो कि न्यूमरस नंबर में होते हैं सेल वॉल के अंदर, और इन सेल्यूलोज फाइबर को आपस में जो चीज जोड़ रही है दैट इज कॉल्ड एज पैक्टिन। और ये पैक्टिन सिर्फ सेल वॉल को इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं देती, बल्कि ये पैक्टिन एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ क्लोजली ज्वाइन करने में, क्लोजली पैक करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम हो ये बात कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर एक जो फिजिकल डिफरेंस होता है, जो एक फिजिकल डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेल की बात नहीं हो रही। फिजिकल डिफरेंस में जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर। अगर इफ यू रिकॉल योर मेमोरी रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस और द मेसोफिल सेल्स इन न्यूट्रिशन इन प्लांट इन योर प्रीवियस ग्रेड, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो लीफ के सेल्स होते हैं, उसमें 2 तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज पैलिसेड mesophil cell and another one is called as spongy mesophil cells। और पैलिसेड की प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी कि दे आर क्लोजली पैक्ड सेल। तो प्लांट सेल की प्रॉपर्टी ज्यादातर फिजिकली ये होती है कि ऑल द प्लांट सेल्स आर क्लोजली पैक्ड सेल। ज्यादातर प्लांट सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं और क्लोज पैक होते हैं, क्लोजली ज्वाइन होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पैक्टिन, जो कि हेल्प करता है एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ जोड़ने में। जबकि एनिमल सेल की फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में वाटर मौजूद होता है, और वाटर की वजह से जो एनिमल सेल्स होते हैं, तमाम किस्म के एनिमल सेल, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते बल्कि लूजली बाउंड होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वाटर स्पेसिफिक मीडियम में मौजूद है, वाटर वैक्यूल के अंदर मौजूद है, वाटर जाइलम वेसल्स के अंदर मौजूद है, जाइलम टिश्यूज के अंदर मौजूद है। तो इसी वजह से प्लांट सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। और प्लांट सेल की सेल वॉल 2 चीजों से बनती है, वन इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज फाइबर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज पैक्टिन। होपफुली आपको यहाँ तक की डिटेल समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा एलैबोरेट करके और ठहर ठहर के समझाऊं, ताकि पुराने बच्चे भी हमें उसी हमारी पेस को मीट कर नए बच्चे हमारी पेस को मीट कर सकें, जैसे कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंस है, पहला हमने किया सेंट्रियोल, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। दूसरा हमने किया सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज द आइडेंटिफिकेशन
point of plant cell and it is not present in animal cell. अच्छा, O levels में अगर आप सिर्फ ये लिख दिया करते थे कि cell wall is present in plant cell, तो यहाँ तक आंसर आपका एक्सेप्टेबल होता था, ठीक है. लेकिन जब A levels की बात आती है तो आपको यहाँ पे इलेबोरेट करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि cell wall is present in plant cell but animal cell completely devoid of cell wall. सेल वॉल प्लांट सेल का स्पेसिफिक पार्ट है, प्लांट सेल में मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती. ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा तो आपको एग्जामिनर मार्क देगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यहाँ तक लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको जब डिफरेंसेस बताने हैं तो डिफरेंसेस दोनों सेल के बताने होंगे कि एक में प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं है. दो डिफरेंसेस करने के बाद जो थर्ड डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा. ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है. अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, बिफोर शोइंग द डायग्राम ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा पहले हम देख लेते हैं हमें लिखा हुआ क्या मिल रहा है यहाँ पे. These are the fine strands or narrow strands of cytoplasm that passes through pore-like structure in the cell wall of adjacent plant cells and allow connection between them. प्लाज्मोडेस्माटा एक समझ लीजिए फाइन स्ट्रैंड्स हैं या नैरो स्ट्रैंड्स हैं साइटोप्लाज्म के, जो कि पोर की शक्ल में एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं. पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके. प्लाज्मोडेस्माटा में ये आपको दो सेल्स नजर आ रहे होंगे. दिस इज वन प्लांट सेल, दिस इज अनदर प्लांट सेल. जब आप नंबर ऑफ सेल की यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ आपको दो सेल नजर आ रहे हैं, वन प्लांट सेल एंड अनदर प्लांट सेल. यकीनन दो प्लांट सेल हैं तो सेल वॉल भी डिफरेंट है. ये देख लीजिए, ये एक प्लांट सेल के सेल वॉल है, मेरा पॉइंटर देखना बेटा, और फिर ये ज्वाइन होके दूसरे प्लांट सेल के सेल वॉल के साथ मिल रही है, कनेक्ट हो रही है. सेल वॉल के अंदर एक येलो सी आपको लाइन, एक बॉर्डर नजर आ रहा है. इस येलो कलर की बात नहीं कर रही, दिस इज साइटोप्लाज्म. ये येलो लाइन जो आपको नजर आ रही है इनसाइड द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एक प्लांट सेल है आपका लेफ्ट पे, ये राइट पे आपका दूसरा प्लांट सेल है, और यहाँ पे एक प्लांट सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म अलग मौजूद है, वैक्यूल अलग मौजूद है, और दूसरे प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म और वैक्यूल अलग मौजूद है. यानी कि दो प्लांट सेल हैं एंड दे बोथ कंटेन द डिफरेंट ऑर्गेनल बट दे कनेक्ट विद वन अनदर. ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं. कनेक्ट किस जगह से कर रहे हैं? Because of this central pore, because of this small central pore, इस पोर को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है. पोर एक सिंपल सा वर्ड है, इसको बायोलॉजिकली प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है. प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब ये हुआ कि एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म, ये देखो बेटा साइटोप्लाज्म तो एक ही है, सेल वॉल अलग अलग हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेम है, साइटोप्लाज्म भी सेम है, ये वैक्यूल अलग है, ये वैक्यूल अलग है. एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट हो रहा है. एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म, ये येलो पोर्शन, ये देख लीजिए, ये वाला जो येलो पार्ट है बच्चा, ये है साइटोप्लाज्म. सो वन प्लांट सेल साइटोप्लाज्म कैन कनेक्ट with the other plant cell cytoplasm in a same way. So through that medium, जिस मीडियम के थ्रू ये साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट हो रहा है, इस मीडियम को, इस पोर को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है. अब ये तो मैंने आपको वो डिटेल बताई जो आपने यहाँ लिखी हुई है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जैक्टली यही डिटेल है. ठीक है, अब इसको आसान करके समझाती हूँ. आसान करके ये समझाते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में या आप अपने कॉलेज में हैं और आपके कॉलेज के दो रूम्स हैं. ठीक है, दो रूम्स हैं और रूम 1 एंड रूम 2. रूम 1 के अंदर तीनों एंगल में आपकी जो है आपको वॉल नजर आ रही होगी, लेकिन एक वॉल जो होती है उसमें एक पोर्शन सा बना हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा पैसेज है, और उस पैसेज के थ्रू आप रूम 1 से रूम 2 के अंदर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं.
रूम 1 के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, रूम 2 के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। सो रूम 1 के स्टूडेंट्स अगर कोई और पैसेज नहीं है उस रूम से निकलने का, तो वो बाहर निकलने के लिए उस पैसेज को यूज करेंगे जो कि लाई कर रहा है इन बिटवीन द रूम 1 एंड रूम 2। वो डोरवे जो कि लाई कर रहा है इन बिटवीन द रूम 1 एंड रूम 2, उस डोर को यूज करके रूम 1 के स्टूडेंट्स रूम 2 में आ सकते हैं और वापस रूम 1 में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। किसी का माइक जो है एक्सीडेंटली ओपन हो गया है, प्लीज माइक म्यूट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ रहा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल ये दी कि आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में मौजूद हैं, आपके पास 2 रूम्स हैं और रूम 1 एंड रूम 2, और रूम 1 से रूम 2 में जाने का सिर्फ एक ही पैसेज है, कोई और एग्जिट वे नहीं है, सिर्फ एक ही पैसेज है जो कि उनके दरमियान की पार्टीशन वॉल में बना हुआ है, एक पैसेज, एक डोर। रूम 1 में मौजूद हैं स्टूडेंट्स, रूम 2 में मौजूद नहीं है। तो रूम 1 के स्टूडेंट्स को अगर एग्जिट करना है रूम 1 से बाहर, तो कोई और एग्जिट वे नहीं मिलेगा उन्हें, तो वो क्या करेंगे, रूम 1 के स्टूडेंट उस रूम 2 की उस पार्टीशन वॉल से निकल के बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी कि 2 रूम्स को आपस में जो इंटरकनेक्ट कर रहा है वो पैसेज कर रहा है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ने एग्जिट किया है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक प्लांट सेल है, मेरा पॉइंटर देखो, ये दूसरा प्लांट सेल है। अगर एक प्लांट सेल के अंदर कोई कंटेंट मौजूद है, जैसे कि वाटर मौजूद है, आयंस मौजूद हैं, ग्लूकोज मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है, और वो इस एक प्लांट सेल के अंदर है, तो थ्रू दिस पोर, थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा, वो तमाम सेल के कंटेंट इजीली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टू द अदर प्लांट सेल, वो इजीली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टू द अदर प्लांट सेल्स। ये तो डायग्राम मैंने आपको सिर्फ 2 प्लांट सेल की दिखा रही हूँ, वरना बहुत सारी ऐसी इमेजेस भी हैं जिसमें एक साथ 3-4 प्लांट सेल बने हुए और उन सब के अंदर इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल नंबर 1 से कंटेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनटू सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सो ऑन। तो सेल टू सेल जो कनेक्शन डेवलप होता है एक प्लांट सेल का दूसरे प्लांट सेल के साथ, अगर कोई कनेक्शन डेवलप होता है इंटरनली एट द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जगह पे अगर कोई कनेक्शन डेवलप होता है, तो वो इस स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और जाहिर है कि ये पोर है तो इट विल अलाउ द मॉलिक्यूल टू इजीली पास थ्रू इट, वो आसानी के साथ एक सेल से दूसरे सेल में कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखता है। और ताकि, अच्छा कंटेंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ताकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल आयन, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वो सिर्फ एक सेल तक महदूद ना रहें, बल्कि वो सेल टू सेल इजीली ट्रांसपोर्ट होते चले जाएं और पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको प्लाज्मोडेस्माटा? क्योंकि ये आप बस एक कंफ्यूजन थी, प्लाज्मोडेस्माटा ये पोर है या इस पोर के अंदर जो साइटोप्लाज्म? नहीं, साइटोप्लाज्म अपनी जगह साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। बट मजे की बात ये कि ये पैसेज बना है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। ये जो पैसेज बना है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ये होल नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पैसेज बना है ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। उन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को कनेक्ट कर दो तो एक पोर लाइक हॉलो शेप अपीयरेंस हो जाती है, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, ओके मिस, इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो एग्जैक्ट यही डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन उसमें आपको एक चीज और मिलेगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। यानी कि अब तक तो तुम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि साइटोप्लाज्म इज जस्ट अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी विच होल्ड द अदर ऑर्गेनल, लेकिन अब जब डिटेल में पढ़ोगे एनिमल सेल या प्लांट सेल को, तो साइटोप्लाज्म में तुम्हें कुछ ऐसे स्केलेटल फाइबर्स भी मिलेंगे जो कि साइटोप्लाज्म की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ओ लेवल्स जाहिर बड़ा सुपरफिशियल एक आपका बोर्ड था, ए लेवल्स में आपको हर चीज की स्पेसिफिक डिटेल पढ़ने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे नैरो स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म यूज हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है प्लाज्मोडेस्माटा इज द कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट सेल। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट प्लांट सेल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मिस। कोई सवाल? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बीच में कोई क्वेरी लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने अटेंटिव हैं अपने लेक्चर में।
कोई सवाल न्यू स्टूडेंट्स की तरफ से? लाइक नो समझ आ रहा है। ठीक है रामेश, अबीहा, अलीना 2-3 क्लासेस से बिल्कुल खामोशी है। फिजा बिल्कुल खामोश है। खैरियत है सब? हमाइल, आर यू गेटिंग द लेक्चर बेटा? Yes, miss. ओके, अब आइए नेक्स्ट डिफरेंस पे। सबको पता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जब आप एनिमल सेल प्लांट सेल की इमेजेस और डायग्राम देखते हैं तो आपको नजर आता है कि एनिमल सेल के अंदर तो स्मॉल से टेम्पररी और प्रीमेच्योर वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर परमानेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल के अंदर। अच्छा, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं। अगर आप एनिमल सेल की प्रॉपर डायग्राम देखो ना बेटा, तो आपको एनिमल सेल में भी वैक्यूल मिलेंगे, लेकिन वो वैक्यूल सिंपल वैक्यूल नहीं कहलाते बेसिकली, बल्कि वो फैगोसाइट वैक्यूल या फैगोसिटिक वैक्यूल कहलाते हैं। और एनिमल सेल में एज सच उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, सिवाय इसके, क्योंकि एक तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, सिवाय इसके कि ये जो वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल के अंदर, नॉर्मल एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं, एक तो वो स्मॉल साइज के होते हैं, टेम्पररी प्रेजेंट होते हैं, दूसरा वो इनगल्फिंग का काम करते हैं, जैसे कि किसी बैक्टीरिया को उन्होंने इनगल्फ कर लिया, या जैसे कि किसी डब्ल्यूबीसी के डैमेज पार्ट, सेल का कोई डैमेज पार्ट हो गया, कोई फ्रेगमेंट हो गया सेल का, उसको इनगल्फ कर लिया। तो एज सच फूड स्टोरेज से रिलेटेड एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल की कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो हम अगर बात करें एनिमल सेल के वैक्यूल की, तो इट हैज लीस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा वो फैगोसिटिक वैक्यूल्स कहलाते हैं, नॉट अ फूड वैक्यूल, जो कि फूड वैक्यूल का काम हम सबके जहनों में एक इमेज सा बना हुआ है कि जी वो उस ऑर्गेनिज्म के फूड को स्टोर करेगा। तो एनिमल सेल इस तरह का कोई काम नहीं करता। एनिमल की बॉडी के अंदर अपना पूरा एक स्टोरेज पार्ट होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। So animal cell possess a small phagocytic vacuole which shows not a specific detail actually, and it is the temporary structure. लेकिन जब हम मेच्योर प्लांट सेल की बात करते हैं, एक तो यंग प्लांट सेल होते हैं ना जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, वो डेवलप हो रहे होते हैं, यंग प्लांट सेल्स होते हैं। एक होता है मेच्योर प्लांट सेल जिसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और तमाम ऑर्गेनल ग्रो भी हो चुके होते हैं, डेवलप भी हो चुके होते हैं, उसमें कोई डेवलपमेंटल स्टेज नहीं होती, सिवाय इसके कि वो प्लांट सेल आगे जाके सेल डिवीजन करे, इसके अलावा तमाम चीजें उसमें डेवलप हो चुकी होती हैं। तो मैच्योर प्लांट सेल often possess a large permanent central vacuole and it is surrounded by a membrane called tonoplast. अब यकीनन जब आप कोई रिटन मटेरियल देखते हैं ना, तो एज सच आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो हम इसकी डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम पे पहले आ जाते हैं हम इसकी कि हमसे ये डायग्राम क्या क्या रही है। ओके जी, सबसे पहले ये देखो, प्लांट सेल का ही मैग्निफाइड इमेज है, पूरी प्लांट सेल नजर नहीं आ रही है आपको, मैग्निफाइड इमेज नजर आ रहा है। ये जो नजर आ रहा है ये हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के साथ आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के आप पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल का अगेन अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये ग्रीन कलर के आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। यू सी द इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रीवियस स्टूडेंट्स को याद होगा मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर फोल्डिंग होती है और उस इनर फोल्डिंग को क्रिस्टी कहा जाता है। इन सब के साथ सेंटर में प्लांट सेल के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल की भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं, उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं फंक्शन यहाँ पे कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, it is surrounded by a membrane called tonoplast and it controls the exchange of substances between vacuole and the cytoplasm. It controls the exchange of substances between vacuole and the cytoplasm. और एक और लाइन भी यहाँ पे ऐड ऑन हुई है,
It helps to regulate osmotic properties of cell. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम बात करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की, तो जैसे किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसके कंटेंट को अपने अंदर कंट्रोल करके रखती है, बिल्कुल इसी तरह से वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है. अगेन इट इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. टोनोप्लास्ट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, सेल मेम्ब्रेन की तरह पार्शियली परमिएबल होती है. और जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है, लाइक वाटर, लाइक मिनरल आयन, मिनरल सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी की सारी चीजें सेल सैप की शक्ल में, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, वाटर, मिनरल आयन, मिनरल सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको कलेक्टिवली सेल सैप कहा जाता है. तो ये जो वाटर के साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, तमाम पार्टिकल्स, तमाम सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ये सिर्फ सेंट्रल वैक्यूल की हद तक महदूद नहीं होते, बल्कि दे कैन इजीली ट्रांसपोर्ट आउट फ्रॉम दिस सेंट्रल वैक्यूल अपॉन साइटोप्लाज्म. जहां जहां ग्लूकोज की जरूरत होगी, अमीनो एसिड की जरूरत होगी, मिनरल आयन की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी, ऑफ कोर्स वो वैक्यूल से एक्सचेंज हो जाएंगे टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म. और इस एक्सचेंज को प्रोमोट कौन कर रहा है? टोनोप्लास्ट कर रहा है, जो कि एक मेम्ब्रेन है और इसकी नेचर होती है पार्शियली परमिएबल, यानी कि ये अलाउ करता है सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को to exchange in between the central vacuole and upon this area, this blue shaded area, which is called as cytoplasm. यहाँ तक समझ आया बेटा आपको वैक्यूल का क्या काम होता है? It is surrounded by membrane. It control exchange of substances between vacuole and cytoplasm. वैक्यूल के अंदर अगर वाटर ज्यादा होगा तो भी टोनोप्लास्ट उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा. बेशक वैक्यूल का साइज एनलार्ज हो जाएगा, वैक्यूल में स्वेलिंग हो जाएगी, लेकिन वो वैक्यूल के कंटेंट को अपने अंदर इनक्लोज करके रखता है कौन? टोनोप्लास्ट. तो टोनोप्लास्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली प्लांट सेल के अंदर. यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस मिस. यस मिस. ओके. अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के बाद फिर हम अपना पास्ट पेपर करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कल, और मजीद हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल भी स्टार्ट कर देंगे. न्यूक्लियस हमारा पहला टॉपिक होगा डिटेल में स्टडी करने का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर किसी को बिल फर्स्ट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो या प्रीवियस, अगर आपको नहीं समझ आता कोई पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक जो आपने सोचा कि नहीं मैं क्लास के एंड में पूछूं, टाइम नहीं मिला, तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी इंडिविजुअली. ठीक है बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल मिलते हैं. कल की क्लास भी हमारी अल्लाह हाफिज वाली है. स्लाइड जरा सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल कंप्लीट हो जाए तो शेयर कर दूंगी बेटा. ठीक है सैयद जाफरी, स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.